बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर परवेज़ मलिक। मेरे साथ आज हैं इरफान साहब हैं, अली रज़ा साहब हैं, लखमीर कालरू साहब हैं सिंध से। हमारा आज का मौजू है 382 बी CRPC। 382 बी CRPC का एक ख़ास पहलू है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। यानी इसमें आम तौर पे सबको पता है कि जब कोई भी मुलज़म गिरफ़्तार हो जाता है और उसे पनिशमेंट नहीं होती जब तक, तो वो उस पीरियड में जब वो जेल में रहता है तो उसको ज़ेरे हिरासत कहा जाता है। और यानी वो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है, यानी जेल मैनुअल की ज़ुबान में। और जिस वक़्त हम उसको जो है वो सज़ा हो जाती है तो फिर वो कन्विक्टेड पर्सन हो जाता है और वो कैदी कहलाता है। यानी जेल में हिरासती और कैदी दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो जितनी देर वो बंदा को हिरासत में रहता है तो क्या उस पीरियड को सज़ा जब अनाउंस होती है उसके बाद उस पीरियड को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 382 बी CRPC जो है वो उसके अंदर तहरीर है। और 382 बी जो मैं इसकी लैंग्वेज बाद में आपसे पढ़वाता हूँ, उसमें जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है जिस पहलू को मैं चाह रहा था कि मैं रिकॉर्ड करके अपने पास रख लूँ, लोगों से भी शेयर करूँ, वो ये था कि ये जो हमारा मुलजिम था मोहम्मद रियाज वल्द बसारा इसका नाम था। और ये 575/2006 एक मुकदमा था, उसके अंदर बजुर्म 302 थाना बड़ा घर का। तो इसमें इसको जो रियाज था इसको उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने मकतूला पारस बीबी को मर्डर किया। तो इसमें ट्रायल कोर्ट ने इसको जो है वो उसके पैराग्राफ नंबर 27 के मुताबिक इसको 302 सज़ा दे दी। इसको 302 में सज़ाए मौत दे दी और 50,000 रुपये जुर्माना दे दिया। और जुर्माना ना पे करने पे 6 माह इसको जो है उन्होंने कहा जी RI होगी। या RI और SI का मतलब भी पता हो कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कैद बामशक्कत या बगैर मुशक्कत के सज़ा। तो इसको ये सज़ा हुई कि आप सज़ाए मौत होगी और आप कंपनसेशन देंगे 50,000, और साथ इसमें ये कहा कि वो जो अगर नहीं पे करेंगे तो 6 माह आप काटेंगे। तो ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप सज़ा आपको 4 मुकदमों में हो जाती है, 4 मुख्तलिफ जुर्मों में हो जाती है। जब चारों में जो सज़ा है वो साइमल्टेनियसली शुरू हो गई या 1 बाय 1 हो गई, ये भी जज साहब अपने ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन ये जुर्माने की इन लिeu जो होती है ये साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। यानी ये भी मेरे एक्सपीरियंस में पहले बात गुजरी है कि ये अगर एक बंदा है जैसे इसको सज़ाए मौत हो गई, ये रहा 10 साल वहाँ पे, उसके बाद इसकी कन्वर्ट हो गई सज़ाए मौत से वो उम्र कैद हो गई। तो अब वो कहे कि जी वो जो मेरे 6 महीने हैं वो पीछे से काउंट कर लें, मैंने तो इतनी काटी हुई है। तो ये 6 महीने जो है वो साइमल्टेनियसली शुरू नहीं होती, ये उसके बाद उसको काटनी पड़ती है, जितनी ल्यू उसको कहा गया होगी आपने देनी है। तो इसी तरह जैसे आजकल रमज़ान शरीफ है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों में जाते हैं और वो जो जुर्माने हैं लोगों के वो पे करके उनको इमीडिएटली रिलीज़ करा देते हैं, क्योंकि जुर्माने पे माफ़ी नहीं है। ये तो खैर थोड़ी अमाउंट है, बाज़ दफ़ा दियत की अमाउंट है, 40-40 लाख होती है, 30-30 लाख होती है। तो दियत ना देने की वजह से कैदी वहाँ पे जेल में बैठे होते हैं तो लोग उनको रिलीज़ कराते हैं। तो अभी मैं ये बता रहा था आपको कि इसको 8/5/2008 को इसको सज़ाए मौत हो गई। इसकी उस वक़्त के वकील ने इसकी अपील की, जो कि इसमें 2 चीज़ें थीं, एक मर्डर रेफरेंस था। ये भी आपको पता हो कि इसमें जब भी किसी को सज़ाए मौत होती है तो 7 दिन में हमने उसकी अपील करनी होती है। अगर वो जेल में मुलज़म हो तो जेल में भी उसकी अपील की जा सकती है। और उसके बाद एक मर्डर रेफरेंस अदालत भी भिजवाती है कन्फर्मेशन के लिए। और सज़ाए मौत की जो सज़ा है उसकी जो कन्फर्मेशन है वो 2 जजेस मिलके करते हैं, डिवीज़न बेंच उसको देखता है। तो इसको जो अपील थी इसकी वो 497/2008 थी और जो इसका मर्डर रेफरेंस था वो 98/2008 था। तो ये डिसाइड हुआ हमारे पास 8/2/2013 को। इसकी जो उस वक़्त की कोर्ट थी, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब और उनके साथ मलिक शहजाद अहमद खान साहब, इनकी DB थी। इन्होंने इसको अल्टर कर दिया पनिशमेंट को, और सज़ाए मौत से इसको उन्होंने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये मेरी इसमें पेज 41 पे थी इसमें। तो अब उन्होंने साथ जो है वो इसकी जो 6 माह कैद इसने इन लिeu काटनी थी उसको उन्होंने SI में तब्दील कर दिया, RI से SI में कुछ लीनियट लिया। उसकी क्या वजूहत है आज हमारा मौजू नहीं है। तो इसमें इन्होंने ये किया कि लेकिन इनएडवर्टेंटली जब वो फ़ैसला लिखा गया तो उसके अंदर 382 बी की हद तक कोई ओपिनियन नहीं था। वो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि 382 बी में इसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इस सिचुएशन में ये बंदा जेल में चला गया, और जेल में जब रिपोर्ट आई जो बाद में लेटर ऑन हमारे सामने, तो पता लगा कि ये इसने इसने 14 साल और 10 महीने 20 दिन ये जेल काट चुका था। और जेल में रह के जो इसको माफ़ियाँ मिली थी वो 8 साल 9 महीने 15 दिन इसको मिल चुकी थी। और इसकी रिमेनिंग सेंटेंस उनके कागज़ों में 1 साल 3 महीने 25 दिन थी।
और प्रोबेबल जो है ना वो इसमें इन्होंने लिख दिया कि नॉट अवार्डेड बाय एनी कोर्ट, उसको अंडर ट्रायल पीरियड इसको नहीं मिल सका, यानी जब वो नहीं लिखा तो नहीं मिला। यानी अब इस सिचुएशन में हम यहाँ पर आके फंस गए। ये एक पॉइंट था कि क्या एक बंदा जो जेल के अंदर जिसका फ़ैसला हो चुका हुआ और वो उसने कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले को चैलेंज नहीं किया, तो कैसे इसको दोबारा खोला जा सकता है। यानी एक ऑप्शन था कि हम इसकी रिट करते हैं, अगर हम रिट में जाते हैं तो वो सिंगल जज के पास लगनी थी, और वो सिंगल जज ने कहना था मैं जो डीबी के फैसले को मैं कैसे छेड़ूँ। अगर हम डायरेक्ट डीबी में जाना चाहें तो एक क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन दे सकते थे, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन था। तो एक मेरे पास पहले प्रेसिडेंट थी जिसमें उसने रिट की थी पिछले मुलजिम ने, उसकी में उसने एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो जो उसका हवाला दे के 2017 SCMR 2044, तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ KPK जो थी उन्होंने चैलेंज किया और इसी तरह एक मुलजिम को फ़ायदा दे दिया गया। तो जो लंदन एडवोकेट जनरल थे उन्होंने ये कहा कि लंदन एडवोकेट जनरल KPK ने कहा कि अर्ज्ड विद वेहीमेंस दैट इफ़ एनी कोर्ट ओमिट्स टू ग्रांट द बेनिफिट रेफर टू अबव subsequently the same cannot be sought through independent petition because that will amount to review of the original judgment which is not permissible under the criminal law and criminal justice system। यानी ये नीचे से कहीं रिव्यू कर दिया कोर्ट ने बाद में, तो इसको लेके गवर्नमेंट ऊपर चलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो देखना ये था कि अब ये आर्गूमेंट थे दोस्त मोहम्मद खान साहब के पास ये लगी और उनके साथ थे मुशीर आलम साहब। तो ये रिपोर्ट हुई और इसके अंदर उन्होंने जो है ना इसको एक्सेप्ट किया। सेम वही वाली हमारी वाली सिचुएशन थी, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इन द इंस्टेंट केस इट वाज अ सिंपल ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नड बेंच ऑफ द हाई कोर्ट टू लुक एट द सब्सटेंस ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 382B CRPC। मैंडेटरी क्यों है ज़रा आप पढ़ें, या 382B ज़रा इरफान साहब। सर ये 382 भी है, पीरियड ऑफ डिटेंशन टू बी कंसिडर्ड वाइल अवार्डिंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट where a court decides to pass a sentence of imprisonment on an accused for an offence it take into ना हाँ, आपने वो बात तो भूल गई जो मैंने आपसे पूछी है कि इट शैल यहाँ रुक जाएं आप। ये जो शैल का लफ्ज़ है ना, इसने इसको मैंडेटरी बनाया। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके साथ ये इसको रेफरेंसिंग लगाया, 17 नंबर नीचे जाके देखें, ये ख़ास कानून के ज़रिए इसको अमेंड कर दिया गया। यानी ये शैल का लफ्ज़ है कि जब भी कोई पनिशमेंट देगी कोर्ट क्या करेगी, शैल आगे बढ़े, शैल से आगे इट शैल take into consideration the period if any during which such accused was detained in custody for such offence। यानी ये वो उसमें कहा शैल का लफ्ज़, उन्होंने कहा जी ये मैंडेटरी था, यानी उन्होंने कहा कि लुक एट द सब्सटेंस ऑफ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ 382 भी शैल आ गया। दस इट कैन बी रेक्टिफाइड एट एनी स्टेज एंड इवन द जेलर इन हुज, अच्छा ये बड़ी एक इन्होंने यहाँ पे इनोवेशन की कि उन्होंने कहा जी जेलर इन हुज कस्टडी ऑफ द प्रिजनर इज अंडर गोइंग सेंटेंस is bound to award such benefit if the judgment is silent unless the court for cogent and convincing reason has expressly refused to grant such benefit। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रिफ्यूज़ नहीं किया तो इवन जिस तरह और रिमिशन जो आपकी माफिया काउंट करता है सुप्रीडेंट, तो वो इसी जजमेंट को इन्होंने इतना ब्रॉडर विजन दे दिया, लेकिन इस विजन को कोई मानता नहीं है। अब इसी को पहले मेरे पास ये जजमेंट थी तो मैंने इसको लेके अब मैंने ढूंढना शुरू किया कि कैसे हम इस मुलज़म के लिए काम करें। तो मैंने जो है ना वो एक मेरे सामने एक सिचुएशन आई कि पिंडी बेंच के सामने किसी ने रिट फाइल की और इसी मौजू पे, और जब सिंगल जज साहब के सामने ये जजमेंट आई तो उन्होंने उनको बुलाया सुप्रीडेंट को, और उन्होंने बुला के कहा कि सुप्रीडेंट साहब को कि भाई आप ये जजमेंट पढ़ें और इसकी रोशनी में इसका फ़ैसला करें। उन्होंने कहा जी हमारी प्रैक्टिस तो नहीं है इसकी इस चीज़ को करने की, तो हम तो नहीं करते रिमिशंस, ये तो इस तरह तो हम कैसे कोर्ट के फैसले की अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रिटेशन कर दें। तो उसने उस वक्त लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर जो था उसको एक मरासला जारी किया कि आप मुझे इस पर लीगल राय दें। अपने पे से हटा के बल्कि उसने अपने IG को लिखा, IG प्रिजन्स को, IG प्रिजन्स ने लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर को लिखा। तो कानून ये है कि मामला किसी अदालत के अंदर पेंडिंग हो तो उसकी जो लीगल राय है वो फिर एडवोकेट जनरल ऑफिस देता है। वहाँ से ये रेफरेंस बन के एडवोकेट जनरल ऑफिस में आ गया, वहाँ ये मेरी नज़रों से गुजरा, उसका लीगल ओपिनियन मैंने दिया। उसको मैंने जब पढ़ा, उस वक्त मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल था, वहाँ एक्ट कर रहा था, तो वो मैंने इसको जब पढ़ा तो उसके अंदर उन्होंने जो है मैंने अपना ओपिनियन सारी जजमेंट्स लगा के वापस भेजा। उस ओपिनियन की रोशनी में सुप्रीडेंट ने उस बंदे को रिलीज़ कर दिया, लेकिन वो प्रेसिडेंट सेट नहीं हो सकी क्योंकि वो जब हाई कोर्ट की रिट थी वो विड्रा होगी क्योंकि उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी। और ये एक लंबा रास्ता मुझे लगा कि मैं रिट करूं, लेकिन मैंने उसको ग्राउंड्स बनाने के लिए मैंने इस मुलज़म के लिए ये दरख्वास्तें IG प्रिजन्स को लिखी, एक दरख्वास्त थी ये, और दूसरी जो दरख्वास्त थी वो मैंने उसमें लिखी उसको जो
होम डिपार्टमेंट था उसको भी एक दरख्वास्त लिखी थी, सुप्रिटेंडेंट को भी लिखी। हमने इस इशू को ज़िंदा करने की कोशिश की कि आज की तारीखों में ये उसकी ओरिजिनल रसीदें मेरे पास हैं, हमने दी। अब हम फिर कंफ्यूज थे कि हम इसमें रिट में जाएं या सीएम में जाएं। ये भी टू बी वेरी फ्रैंक मेरी 22-23 साल की प्रैक्टिस थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि डिस्पोज ऑफ मैटर के अंदर क्या इस तरह मैं सीएम दूंगा तो उसको कोई टेकअप करेगा। तो मेरे साथ अदर अब्बास साहब होते हैं, तो वो गए वहाँ ब्रांच से पता करने के लिए, तो ब्रांच को भी नहीं पता था। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक डेड इशू का फिर 10 साल बाद कह रहे हैं कि भी कोई भी कोर्ट, क्योंकि कोई कोर्ट फैसला लिखाने के बाद फंक्शन सफिश हो जाती है। और क्रिमिनल जस्टिस ऑफ सिस्टम में 369 CRPC आप खोलें जरा क्या लिखी है उसमें, वो बड़ी वाज़ेह है। वो कहते हैं कि सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक किया जाएगा। अब हम एक पास्ट एंड क्लोज जो ट्रांजैक्शन थी उसको ज़िंदा करना चाह रहे थे, और जो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ थी हमारे पास, तो एक ऑप्शन था कि हम रेट में जाते पिछले मुलज़िम की तरह, और लेकिन उसमें रिपोर्टर पार्टी में मज़ीद 1 साल गुजर जाना था, क्या जा रहे हैं आ रहे हैं। तो फिर हमने इसके अंदर ये जो थी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन मैंने 561A जो है उसके तहत मैंने ये जो है ना, और मैंने कई दफ़ा ड्राफ्ट करके उसको लेके गया मैं वहाँ पे दायरी ब्रांच में, और वहाँ पर हमें जो है वो फॉर्चुनेटली कुछ और जजमेंट्स भी मिल गई इसके ऊपर, और वो उसमें बड़ा वाज़ेह था। इवन एक तो ये जजमेंट है जो इसके अंदर मुझे मिली थी, ये मैं अपनी याददाश्त के लिए भी यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको। आप ज़रा उतनी देर 369 पढ़ लें। सर ये 369 है, कोड नोट टू आल्टर जजमेंट save as otherwise provided by this code or by any other law for the time being in force, or in case of a high court by the letters patent of such high court, no court when it has signed its judgment shall alter or review the same except to correct a clerical error. अब ये बड़ा वाज़ेह कानून था। तो जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो हमें एक और जजमेंट हमारे सामने आई, उसमें ये 1991 PCR LJ 1721 थी। अब उसका जो क्रक्स था वो ये था कि आफ्टर साइनिंग द जजमेंट, अब ये जज साहब खुद अपनी, ये उनकी वर्डिंग है, वो कहते हैं इट केम टू आवर नोटिस दैट नो स्पेसिफिक ऑर्डर वाज पास्ड रिगार्डिंग द कन्विक्शंस एंड सेंटेंस ऑफ द अपीलेंट्स अंडर सेक्शन, उस वक्त उन्होंने 4493 उनकी थी उस मुलज़म की। वी डिसाइडेड टू रीसेट द केस फॉर एग्जामिनिंग द प्रोपोजिशन, यानी उन्होंने खुद फैसला। अब ये देखें ये वाली बात यहाँ पर तो बार्ड है, ये इसकी एक्सेप्शन है 369 की, फंक्शन सफिशो की जो है ये एक्सेप्शन है। वी हैव हर्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज टुडे, यानी इसमें दोबारा हेयरिंग होगी। जब क्लैरिकल मिस्टेक उधर हुई है तो दोबारा हेयरिंग नहीं होती। अगर कोई डेट गलत हो गई या किसी का नाम गलत हो गया तो कोर्ट उसमें 369 में ले जाके उसको अल्टर कर देगी, लेकिन यहाँ पर ये हेयरिंग हुई। और इसमें कहा कि मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट इज लेड डाउन इन चैप्टर 26 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 369 CRPC विच इज़ रेलिवेंट फॉर द प्रोपोजिशन रेड एज फॉलोज। इन्होंने 369 जो आपने पढ़ी है वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस की, और उसके बाद लिखा कि आल्टर और रिव्यू के नोट रिवर्सिंग एन ऑर्डर ऑफ अलाउइंग द अपील और डिसमिसिंग द सेम। इट वुड आल्सो इंक्लूड रिडक्शन और एनहेंसमेंट ऑफ द सेंटेंसेज ordered in the judgment of the trial court or the appellate court. So also will it include the change in the sections for which the accused are convicted. That being so, no order can be passed which can amount to reversing the judgment in appeal convictions and sentences under section flan. The fact of no specific order have been passed regarding such convictions and sentences obviously means that they have been maintained. To say so in our view does not amount to altering the judgment, nor does it review the same. The judgment dated 18/3/1991 passed in appeal shall tend amount to mean that the appeal का these convictions and sentences stand dismissed. The sentences awarded under section 449/34 shall run concurrently. ये उन्होंने अपना फैसला लिखा। We may note here that there are reported and unreported judgments of the court whereby the convicts whose appeals were dismissed were allowed to benefit of provision of 382B CRPC wide separate orders on the application submitted by them even after the announcement of judgments. तो ये मुझे रास्ता मिला इस जजमेंट में कि इवन आप फैसले के बाद मुतफरक दरख्वास्त भी दे सकते हैं। तो मैंने इसमें मुतफरक दरख्वास्त गुजारी इस जजमेंट की रोशनी में। आफ्टर हेयरिंग द स्टेट, ये देखिए ये लिखा आफ्टर हेयरिंग द स्टेट कि इसमें फिर स्टेट को हेयर किया गया। तो सच ऑर्डर्स पास्ड आर नेदर कंसिडर्ड अल्ट्रेशन ऑफ द जजमेंट नॉर रिव्यू ऑफ द सेम, इनफैक्ट दे आर पास्ड टू गिव इफेक्ट टू द लीगल प्रोपोजिशन। तो उन्होंने कहा जी लीगल प्रोपोजिशन जहाँ आ सकती है, तो ये जज साहब ने एक रास्ता दे दिया 369 की एक्सेप्शन दिखाते हुए। तो ये मैंने वो इसके अंदर फिर वो सिमिलर एक व्यू था वो 1997 MLD 1433 में भी जो मसीलनेस एप्लीकेशन के ज़रिए इसमें दोबारा कोर्ट ने अपने फ़ैसले को देख लिया।
तो इसी तरह ये एक वो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हमने वो जो जिसमें मैंने लीगल ओपिनियन दिया था बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, वो 23/10/2022 थी, टाइटल आमिर भट्ट वर्सेस द स्टेट, जिसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी जो था उसमें जो सुप्रीडेंट जज को ऑर्डर किया था कि 2017 SCMR 2044 के मुताबिक तुम चीज़ों को देखो। तो वो सारी स्टोरी हमने इसके अंदर लिखी। तो अल्टीमेटली जो 561A में ये हमारी, फिर जब हम वहाँ दायर करने गए तो एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिकल हमें ये आया कि ये जिस वक्त का फैसला था ये कंप्यूटराइज निज़ाम नहीं था। उन्होंने कहा जी हम आपकी ये, पहले तो वो इस चीज़ पर अड़ गए कि हम इसको ऑब्जेक्शन में लगाएंगे। अब ये भी हमें समझना होगा कि ये ऑब्जेक्शन में हाई कोर्ट में लगाने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो लोग वहाँ दायरी करते हैं दायरी ब्रांच में, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। यानी उन्होंने दिन में 10-10, 15-15, 20-20 एक-एक टेबल वाले ने, एक-एक सीट वाले ने पिटिशन्स को देखना होता है। वो उनकी बहुत ज़्यादा कमांड होती। तो वो देख लेते हैं कि ये जो है ना ये जो मेंटेनेबल है भी कि नहीं। वो आपको, अगर आप उनके साथ कोऑपरेशन करें तो बजाय इसके कि वो एतराज़ात लगाएं, आप उनसे पूछें कि क्या एतराज़ है दायरे के वक्त, जब आप दायर करने जाएँ तो पूछ के उन एतराज़ों को रिमूव कर लें। छोटे छोटे हो सकते हैं कि इसकी बेटर कापी लगाएं, ये करें वो करें। तो बाद में वो समझते हैं कि ये नहीं बनती। यानी इसमें भी ये क्वेश्चन था कि रिट बनती है या क्रिमिनल मिसलेनियस बनती है। शुरू में वो अड़े हुए थे कि जी हम आपकी ऑब्जेक्शन में लगा देंगे। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि वो आपकी पिटीशन लगा देते हैं और वो अगले दिन सुबह एक जज साहब के पास लगती है। और वो जो जज साहब होते हैं जो इनके पास अगले दिन लगती है, वो पहले सिर्फ इस चीज़ को सुनते हैं कि ऑब्जेक्शन रिमूव करना है या नहीं करना। जब वो ऑब्जेक्शन रिमूव बाद में वो कहते हैं कि ऑब्जेक्शन, ज़्यादातर मैं जब अदालत में बैठता था तो यही होता था कि लोग आते थे और आगे वो सुबह सुबह उन्होंने टेस्टेड कापियाँ नहीं लगाई होती थी और रिवीजन में सारी कापियाँ लगानी होती थी। वो दराज में लगवा लेते थे अपनी, और वो दराज में लगवाने के बाद वो जज साहब कहते थे कि आप विदिन 7 डेज टेस्टेड कापियाँ लगा दें, क्योंकि रिवीजन के साथ लगाना ज़रूरी है। तो वो रिवीजन, वो उस वक्त जहाँ सुनी जाती है, वो उसके बाद उसको नंबर लाट होता है, फिर उसकी प्रीलिमिनरी हियरिंग होगी। तो ये मैं वो ज़िद कर रहे थे कि आप इसको जज साहब खुद करें सो करें, हम तो जनाब अमला हैं, हम कैसे इसको फॉरवर्ड कर दें। लेकिन ये जब जजमेंट्स मैंने अपनी पिटीशन के अंदर लिख के दी तो पहला मरहला हमने गुजार लिया कि भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये बतौर CM लग सकती है, क्योंकि पुरानी अदालतों के फैसले आ गए और वो समझते हैं और पढ़ते हैं जो लड़के वहाँ बैठे हुए हैं। यानी वो मतलब बज़ाहिर आपको लगता है कि ये स्टाफ है, यहाँ वाले रीडर्स नहीं है, बल्कि इवन वहाँ पर लफ्ज़ रीडर भी आप अपने PS के लिए इस्तेमाल करें हाई कोर्ट के अंदर तो इसको माइंड करता है। वो समझता है कि मैं मतलब खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ और मुझे मेरे अपने रैंक के साथ बुलाया जाए। ये भी बड़ा वहाँ पर मैं देख रहा था कि बच्चे जो नीचे से जो यंगस्टर लॉयर आते हैं तो वो उसी तरह उनको रीडर स्टेनो समझ रहे होते हैं, जबकि हाई कोर्ट में उनके रैंक्स के नाम डिफरेंट हैं। तो वो एक अलग से इसकी वीडियो बन सकती है कि वहाँ पे जो हायरार्की है वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। तो फिर उसके बाद ये अगला मसला था कि अगर हम वहाँ पे उसको अटेंडेंट छोड़ आते तो उन्होंने तराज में फिर बाहर निकाल देनी थी। तो फिर हमने जाके जहाँ ये अपील पड़ी थी रिकॉर्ड रूम में, वहाँ एफर्ट्स करके वो अपील निकलवाई, वो अपील इसके साथ पुट की। फिर उससे अगला प्रॉब्लम ये था कि भी अगले दिन लगेगी भी कि नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी कंप्यूटर पर या फ़ोन पर या मैसेज पर इतला नहीं आनी थी, ये कंप्यूटर के निज़ाम से पहले की थी। तो फिर हमने इसमें एक दिन पहले कोशिश भी की और मेरा ख्याल उस दिन आप दोनों गए थे वहाँ पे जब, तो क्या हुआ था अलीज़ा साहब बताएंगे क्या हुआ था उस दिन। सर उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि इसका जो CM का नंबर होता ना, हाँ जी, इसका एक तो नंबर अलॉट नहीं था, दूसरा मैसेज नहीं आता इसका। ठीक है, आपने चेक करना है 2 बजे के बाद आके चेक करना कि लिस्ट के अंदर आपकी लगी है किस जस्टिस के पास लगी हुई है, ठीक है, तो देन वहाँ जाके चेक करना होता है। वहाँ चेक करके फिर मुतलका जो कोर्ट होती है सुबह आप कोर्ट में जाएँ, वहाँ जाके आप अपीयरेंस हो जाए कोर्ट में। हाँ। बहरहाल इसमें ये हुआ कि हमें पता था कि DB, एक तो ये भी DB का भी प्रॉब्लम है कि मुख्तलिफ अदालतों में DB जो कोई कोर्ट 9:30 बजे कर रही है, कोई 11 बजे कर रही है, कोई 11:30 बजे कर रही है। तो ये पहला दिन था, हमें नहीं पता था। जस्टिस ये मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने और अमजद रफ़ीक साहब ने इसको सुनना था। तो फिर हम सुबह जल्दी गए और जाके हमने उनकी लिस्टें चेक की तो मैनुअली ये हमारी पहले नंबर पर ही DB के अंदर लगी हुई थी। तो इसमें ये हुआ कि इस सारी एफ़र्ट्स का, ये होमवर्क का जो हम घरों से करके ले जा रहे हैं, तो उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि कोर्ट ने फौरी तौर पे इसको टेकअप किया। और इवन जो DPG साहब थे, जो प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उनको ये कहा कि आप कल ही इसकी रिपोर्ट जेल से मंगाएं। और उसके बाद उन्होंने एक दिन का टाइम लिया और उससे अगले दिन फिर ये वाली रिपोर्ट वहाँ सबमिट हुई और फिर कोर्ट ने फौरी तौर पर इस पर फैसला करते हुए जो है ना इसको मुलज़िम को 382B का फ़ायदा दे दिया। तो इसका इस एफ़र्ट्स को देखने का और डिस्कस करने का एक तो मकसद ये था कि हम अपनी हमारी याददाश्त में ये बातें आ जाएँ कि 382B जो है वो उसका बेनिफिट लेटर ऑन भी मिल सकता है, क्योंकि जो ये जेल के अंदर जो मुलज़िम था उसने हमें बताया कि इससे पहले भी बहुत सारे वकला ने इसको ट्राई किया, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तान की जेलों के अंदर ऐसे जो कैदी हैं वो मौजूद हैं जिनको इसका बेनिफिट, उनकी जजमेंट खामोश थी। जबकि बीइंग असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी वो मेरे सामने मेरा ओपिनियन पढ़ा नहीं हुआ, तो मैंने उस वक्त भी ओपिनियन दिया था और उस ओपिनियन का ये हिस्सा था
कि आप जो डीजी जो हैं इसके जुडिशल अकेडमीज़ के, उनको भी इसकी एक परत भेजें ताकि जो जुडिशल अफसर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी। जब वो फैसला करें जो छोटी कोर्ट्स हैं तो वो साथ लाजमी बताएं कि इसको फ़ायदा देना है या नहीं देना। इसके अलावा मैंने उस वक्त ये भी प्रपोज़ किया था कि अगर सुपरिटेंडेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जब तक वो बाकायदा रूल्स नहीं बनते तो वो लोगों की रिमिशन अगर काउंट करना चाह रहे हैं तो उसकी जो आईजी जेल खाना जाता है कोई एसओपी जारी करे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर दे कि वहाँ पे कोई अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ना हो कि किसी एक बंदे को फ़ायदा मिल जाए और दूसरे को ना मिले। लेकिन ये मुझे उससे भी शॉर्टकट तरीका मिल गया कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो ये बज़रिया सीएम जो है वो उसी अपील के अंदर हम अपनी मुतफरक दरख्वास्त दे के लेकिन एफर्ट्स करके उसको लगवाना पड़ेगा और इस तरह जजमेंट्स इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। तो ये इस इमीडिएटली यानी इसका इवन फैसला परसों हुआ, तो ये भी नहीं है कि भी हमने ये जो है ना इसको छोड़ देना है। 29 तारीख को इसका फ़ैसला हुआ और उसके बाद भी आज ये साइन हुआ है, आज शायद 1 तारीख हो गई है। तो उसके बाद फिर हमें इस फैसले को अब जेल कैसे जाएगा, क्योंकि जज साहब ने तो ये नहीं लिखा कि ये जेल में जाएगा। तो वो अल्टीमेटली हमने इसको जो है वो जेल में जो है ना भिजवाने के लिए भी वहाँ इसकी मुसद्दक़ा कापियाँ अप्लाई कर दी हैं और जो ब्रांच है उसको भी ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो इसको लेके जो है वो जो है ना फौरी तौर पे इस मुलज़िम को रिलीज़ किया जाए। आपका कुछ सवाल हो कालू साहब इसमें? सर ज़बरदस्ती माशाल्लाह है। जी इरफान साहब। सर इसमें पीरियड ऑफ डिटेंशन का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें एक जो लीगल क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि बाज़ का बेल स्टेज पे जो पोस्ट अरेस्ट होती है वो उसमें भी कुछ अर्सा जो अक्यूज्ड है ना वो बिहाइंड द बार रहता है। तो जब हम 382B में जाएंगे तो हम वो जो डिटेंशन है वो भी इसमें काउंट करेंगे या ये जो ट्रायल के मतलब वो भी जो इसकी गिरफ्तारी के जितने भी दिन हैं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट थी जिसको रिजॉल्व कर दिया गया। पहले ये था कि जब कन्विक्शन बाद में हो रही है, ये पुराने ज़माने की डिबेट थी, तो उससे पीछे जो पहले वो काट चुका है उसको आगे कैसे काउंट कर लें। बिल्कुल लेकिन इन्होंने जब शेल का लफ्ज़ इंसर्ट कर दिया तो डिबेट्स के बाद ये आफ्टर अमेंडमेंट ये इंसर्शन हुई कि भी हर एक को जो वो सज़ा इस मद में काट चुका था, वो जिस वक्त इनिशियली जुडिशल हुआ और बेल पे बाहर आ गया, वो भी काउंट होगा इसके अंदर। जी इनिशियली यानी कि इसमें आ जाए काउंट होगा। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच जनाब, यही आज का हमारा मौजू था और हमने अपनी याददाश्त के लिए इसको रिकॉर्ड किया।